गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संकल्प सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एल्जेब्रिक सीरीज में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है और इसको हिंदी में त्रिभुज की सर्वांग समता और समानता कहते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने संकल्प सीरीज में बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ग्राफिक ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर पढ़ा चुका हूं और उसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है ज्यामिति में बिंदुओं के दो समुच्चय को परस्पर सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यदि उनमें से किसी एक समुच्चय को स्थानांतरण, ट्रांसलेशन या घूर्णन, रोटेशन, परिवर्तन, रिफ्लेक्शन या इनके मिश्रित क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित करने पर दूसरा समुच्चय प्राप्त किया जा सके। सर्वांगसम इक्वल टू सर्वधन अंग प्लस सम होता है सभी, और इसके जो सभी अंग, सर्वांगसम का जो मतलब होगा सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी इसके सभी अंग जो है बराबर होते हैं। इसे और अधिक सरल रूप में अगर कहा जाए तो चित्र यदि आकार, प्रकार, शेप एंड साइज में समान है तो भी परस्पर सर्वांगसम होते हैं। यानी मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, शेप और साइज में समान है तो वो भी सर्वांगसम कहा जाएगा। सर्वांगसम एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें जो आकृतियाँ दी गई है, जैसे ये आकृति है, ये है और ये है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो सर्वांगसम आकृतियाँ है वो जो बाई तरफ की दो आकृतियाँ सर्वांगसम है, यानी ये और ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और तीसरी आकृति जो है समरूप है, यानी सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इसका शेप और इसका शेप एक समान है तो ये सर्वांगसम हो गया। लेकिन इसका आकार जो है इसके जैसा है लेकिन इसके बराबर नहीं है तो ये जो है समरूप नहीं है। अंतिम आकृति जो है पहली दो आकृतियों में न तो सर्वांगसम है न ही समरूप है, यानी अंतिम आकृति जो ये वाली आकृति है ना ये सर्वांगसम है और ना ही समरूप है, क्योंकि इसकी आकृति भी इससे अलग है, तीनों से अलग है और जो है इसलिए ये न सर्वांगसम है और न ही समरूप है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं यदि दोनों की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण समान हो, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण जो एंगल बनता है वो दोनों एक समान हो तो वो सर्वांगसम हो सकते हैं, जिसको हम SAS कहेंगे। तो SAS का मतलब ये हुआ कि ये एक साइड, उसके बाद एक का मतलब एंगल, फिर ये दूसरी साइड। फिर आगे कोई दो कोण एवं उनके बीच की भुजा समान हो, कोई दो कोण हो और उनके बीच की भुजा समान हो, यानी ASA, यानी दो कोण, A पहला कोण, S इसकी भुजा और ये जो है दूसरा कोण। अगर दो कोण एक समान हो और उसकी बीच की भुजा समान हो तो ये भी सर्वांगसम है। या दो कोण एवं इनके किसी एक से संलग्न भुजा समान हो, यानी दो कोण समान हो और उसे लगी हुई जो संलग्न भुजा है वो समान हो तो भी ये सर्वांगसम हो सकते हैं, जिसको AAS लिख सकते हैं। ये मतलब एक कोण, फिर दूसरा A मतलब दूसरा कोण, S मतलब साइड, उसकी भुजा। किंतु दो भुजाएं एवं तीसरी भुजा से संलग्न कोई कोण समान होने की स्थिति में SSA प्रायः दो भिन्न भिन्न त्रिभुज संभव है। और कोई इसमें दे रहा है कोई किंतु दो भुजाएं हो एवं तीसरी भुजा से संलग्न कोई कोण समान होने की स्थिति में इसको SSA लिख सकते हैं, यानी दो भुजा समान है और एक एंगल जो है इसमें समान है, तो दो भिन्न भिन्न त्रिभुज संभव है।
तो ये सर्वसम के बारे में आप लोग को बताया कि किन किन स्थिति में जो त्रिभुज है और कोण है जो परस्पर जो है एक दूसरे के साथ जिन जिन स्थिति में रहेंगे तो सर्वसम होंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाया है, तो ये भी सर्वसम को दर्शाता है। जैसे ये है SAS और ये SA। तो इसमें देखिए 2 साइड है और यहाँ पे 1 साइड है। इसमें ये कोण और ये कोण जो है बराबर है, सर्वसम है। फिर यहाँ पे देखिए ये कोण और ये कोण ये बराबर है इस कोण के, और ये साइड बराबर है, तो ये भी सर्वसम है। तो आप लोग को भली भांति ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे है, यदि 2 ज्यामितीय वस्तुओं का आकार स्वरूप समान हो तो उन्हें समरूप सिमिलर कहा जाता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में यदि दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर पहली आकृति प्राप्त की जा सकती है, तो ये दोनों आकृतियाँ परस्पर समरूप है। ठीक है, यानी दोनों की लंबाई को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर, यानी दोनों जो आकृतियाँ हैं उनकी लंबाइयों को घटाया जाए या बढ़ाया जाए और दोनों को एक समान रखा जाए, तो भी यह आकृतियाँ जो है समरूप होती है। तो ये दोनों आकृतियाँ परस्पर समरूप होती है और किन्हीं 2 समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोणों के मान समान होते हैं। ये हम लोग इसको समरूप बोल सकते हैं। ये मतलब ये सिमिलर होगा। अब देखिए इस चित्र के अनुसार समझते हैं। इस चित्र में समान रंग में रंगे ज्यामितीय आकृतियाँ परस्पर समरूप है। तो जो आकृतियाँ एक रंग से रंगी गई है इसमें सब जो है समरूप है। जैसे ये वाली है, ये है, ये है, ये है, क्या है, ये एक समान है, यानी समरूप है। एक ही आकार इसके अलग अलग है लेकिन एक जैसा बना है, तो ये समरूप हो गया। इसी तरह ये वाला देखिए, ये है और ये वाली भी समरूप होगी। ये पीली कलर से है, ये भी समरूप होगी। इस तरह से जो भी आकृतियाँ एक रंग में रंगी गई है वो एक दूसरे के समरूप है। जैसे कि नीचे दिया गया है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। 2 दीर्घवृत्तों के दीर्घ अक्षों का अनुपात उनके लघु अक्षों के अनुपात के बराबर हो तो वे भी समरूप होंगे। ठीक है। RHS समकोण कर्ण पक्ष। यदि 2 समकोण त्रिभुजों के कोणों की लंबाई समान है, यदि 2 समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल वाले जो है समकोण जो है त्रिभुज होंगे, जिसके बीच में एक 90 डिग्री एंगल रहता है, उसको जो है हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो इसमें कह रहा है यदि 2 समकोण त्रिभुजों की कोणों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में समान है, तो भी जो है ये समकोण कर्ण पक्ष को दर्शाएगा। और SSA सर्वांगसम की संदिग्ध स्थिति इज इक्वल टू कोण, जिसे ASS एंगल साइड के रूप में भी जाना जाता है, को निर्दिष्ट करती है। हमेशा ये भी जो है समता साबित नहीं होती है, सर्वांग समता साबित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दे रहा है सर्वांग समता की स्थिति कोण, जिसे ASS यानी एंगल साइड के रूप में भी जाना जाता है, को निर्दिष्ट करती है। और ये हर स्थिति में, मतलब हर एक स्थिति में ये सर्वांग समता नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्थितियों में ये सर्वांग समता होगी, कुछ स्थितियों में नहीं होगी। चलिए अब आगे इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि बहुत ही मतलब SSC RRB कॉम्पिटिशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको आगे करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि समरूप त्रिभुजों, ये त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 1:1 वर्ग सेंटीमीटर है और EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान ज्ञात करना है। BC का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। ऑप्शन जो दिया गया है, 1 है 8 सेंटीमीटर, 2 है 18 सेंटीमीटर, 3 है 11.2 सेंटीमीटर और 4 है उपरोक्त में से एक से अधिक, या 5वां दिया गया है जो ऑप्शन इनमें है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि SSC और RRB दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो इसमें जैसा कि दिया गया है कि त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है ABC,
ए बी और सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये क्या है? ये दोनों जो है क्या है? समरूप है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो इसमें हम देखेंगे कि और इसमें दोनों जब समरूप रहेंगे तो और इसमें ई एफ इक्वल टू जो दिया गया है, ई एफ दिया गया है, ई एफ 15.4 क्या दिया गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है सूत्रों के हिसाब से जो ये और ये जो है एक दूसरे के समरूप है। क्लियर है इतना? तो जब समरूप है तो इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला इसको डालने के लिए लिखेंगे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल और फिर जो है डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ का क्या होगा? ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है? बी सी और ई एफ जो कि दिया गया है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम इसमें करेंगे, इसमें जो है इसका वैल्यू पुट करेंगे सबका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज जो ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल दिया गया है ये कितना है? 64 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 64 डिवाइडेड बाय डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है? डी ई एफ का जो क्षेत्रफल है 1 to 1 है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं। यहाँ पे हो गया 1 to 1। ये इक्वल टू हो जाएगा बी सी कितना दिया गया है? बी सी हम लोग को क्या करना है? निकालना है। बी सी हम लोग को निकालना है। तो बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ हम लोग को मालूम है 15.4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो है कट पिट के जो हो जाएगा ये बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 15.4 हो गया। ये सब कट के आपका आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आ गया। और इसका जो आंसर होगा 11.2 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसका आंसर जो है 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। और जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 यानी 11.2 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि चित्र में दिया गया है सी डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू ई एफ। तो यदि एंगल डी सी ई 80 डिग्री यानी डी सी ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री दिया गया है तो ई एफ सी यानी ई एफ सी इस एंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो आइए इसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे डी सी और ई ये इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो पहले हम करेंगे इसमें एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई
प्लस DCE ये टोटल कितने हैं 180 डिग्री होता है। हम लोगों को मालूम है कि DCE एंगल जो है 80 डिग्री है, DCE 80 डिग्री है, तो CDE और CED, तो एंगल CED प्लस अपना CED और CDE एंगल CDE, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से 80 माइनस हो जाएगा, 80 माइनस हो जाएगा 80 डिग्री, तो बचेगा 100 डिग्री, 100 डिग्री बचा। उसके बाद क्या करेंगे CED, तो फिर CED कितना हो जाएगा, CED जो है अपना, तो एंगल CED कितना हो जाएगा, एंगल CED जो हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 50 डिग्री। ये कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया कि एंगल CED और CED यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 100 है, तो दोनों मिलके 100 है और दोनों आमने सामने है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दो मिलके 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर आगे क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है CEF, एंगल CEF कितना हो जाएगा, एंगल CEF जो है CEF यानी टोटल 180 है, टोटल 180 है, तो इसमें से भी हम लोग 180 माइनस कितना 50 डिग्री माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि CED जब यहाँ पे ये 50 है, तो एंगल CEF कितना हो जाएगा, CEF ये 50 है और ये टोटल जो है आपका, तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल जो है 180 है, तो 180 में से जो है अपना 50 माइनस हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा, तो ये जो बचेगा आपका 130 डिग्री बचेगा, यानी एंगल CEF मिल गया 130 डिग्री। अब हम लोग को ECF एंगल ECF प्लस एंगल EFC इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल C यानी ये एंगल F यानी ये एंगल, ये दोनों मिलके 50 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों मिलके 50 डिग्री है, तो एक कितना होगा, यानी एंगल EFC कितना हो जाएगा, तो एंगल EFC दोनों मिलके 50 है, तो एंगल EFC कितना होगा, एंगल EFC ये हो जाएगा, दोनों मिलके 50 है, यानी F जो है 50 है और C 50 है, यानी दोनों मिलके 50 है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो दोनों कोण एक दूसरे के समान होगा, यानी ये भी जो है 50/2 हो जाएगा, 50/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 डिग्री हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा 25 डिग्री आंसर आएगा। तो जो मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जो है 25 डिग्री है, 2 जो है 15 डिग्री है, 3 जो है 30 डिग्री है, चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक वाला है, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, 25 डिग्री, ऑप्शन 1 25 डिग्री सही होगा। और स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि SSC CGL में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया यह संकल्प सीरीज का अलजेब्रा सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें आप लोग को मैं सब कुछ विस्तृत जानकारी दिया कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, और सिमिलरिटी के बारे में भी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी विस्तृत बताया।
और इस पे इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन करके आप लोग को बताया, जो कि कई बार गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।